इस सदन में बोलने के लिए मैं इस सीट से कई बार पहले उठा, लेकिन आज बेहद दुख के साथ और बड़े भारी मन के साथ मैं अपनी बातें रख रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे इस बात का दुख है कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी सदन में मौजूद नहीं है। ये बेहद गंभीर विषय है जिसके ऊपर पिछले कुछ दिनों से न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है कि किसी भी राज्य के अंदर या देश के अंदर चुनी हुई लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार की चलनी चाहिए या किसी एक व्यक्ति विशेष की चलनी चाहिए। ये बेहद गंभीर विषय है। इसके ऊपर कई सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, कई सारे मुद्दे पिछले दिनों में उठे हैं। इसके ऊपर मैं एलजी साहब के पास भी गया था मिलने के लिए 3-4 दिन पहले, और मेरी जो बातचीत एलजी साहब से हुई वो भी आज विस्तार से मैं इस सदन के सामने सभी एमएलएज के सामने रखना चाहूँगा। मेरी इच्छा थी कि बीजेपी के साथी भी यहाँ मौजूद होते और वो भी बात सुनते, ताकि इस चर्चा को एक कंस्ट्रक्टिव रूप दिया जा सकता। समय बड़ा बलवान होता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है ज़िंदगी में। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई अगर सोचे कि मेरी सरकार बन गई, अब ज़िंदगी पूरे मेरी सरकार रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। आज मेरी सरकार है, कल हमारी सरकार नहीं होगी। हमारी सरकार 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, कभी ना कभी तो बदलेगी। आज उनकी सरकार है, परमानेंटली उनकी सरकार नहीं होगी। आज है, कल है, परसों है, अगले दिन बदलेगी। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो, दिल्ली में हमारे एलजी हों, और हो सकता है दिल्ली में हमारी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी और की सरकार हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एलजी इस तरह से तंग नहीं करेगा उस टाइप का जो भी सरकार होगी। हम चुनी हुई सरकार की इज्जत करते हैं, हम लोगों की इज्जत करते हैं, लोगों के मत की इज्जत करते हैं, लोगों के वोट की इज्जत करते हैं, जनतंत्र की इज्जत करते हैं, हम संविधान की इज्जत करते हैं। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि ये 2 करोड़ लोग एक परिवार हैं। हमने हमेशा इसको एक परिवार माना है। इस परिवार में लोगों के जब भी कोई सुख दुख होते हैं, हम हमेशा सुख दुख में काम आते हैं। इन 2 करोड़ लोगों में जो बच्चे हैं, इनके जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं। मैं उनको हर्षिता और पुलकित से अलग नहीं समझता, उनको मैं अपना बच्चा समझता हूँ। उनको मैं अपना बच्चा समझता हूँ। तो जितनी अच्छी शिक्षा मैंने हर्षिता और पुलकित को दी है, उतनी अच्छी शिक्षा मैं दिल्ली के एक एक बच्चे को देना चाहता हूँ। ये मेरा मकसद है, और उसी मकसद से हम लोगों ने शिक्षा के ऊपर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी तो देश का भविष्य बनेगा, बच्चों का भविष्य बनेगा तो देश का भविष्य बनेगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने शिक्षा पे इतना खर्चा भी किया, इतने अच्छे अच्छे शानदार स्कूल बनाए। जो सबसे ज्यादा आज स्कूलों के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं। शायद 75 साल, आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स का है, और उनको मोटिवेट करने के लिए और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए हमने उनको पूरी दुनिया में बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दिलवाई है। हमने बहुत सारे टीचर्स को विदेश भेजा, बहुत सारे टीचर्स को आईएम्स में भेजा, बहुत सारे टीचर्स को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। 1000 से ज़्यादा टीचर्स, प्रिंसिपल्स को हम विदेशों में अभी तक ट्रेनिंग करा चुके हैं। अब 30 टीचर्स और प्रिंसिपल्स को फिनलैंड जाना था ट्रेनिंग करने के लिए। वैसे तो हमारी चुनी हुई सरकार है, मैं मुख्यमंत्री हूँ, ये शिक्षा मंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने कह दिया भाई टीचर फिनलैंड जाएंगे ट्रेनिंग के लिए,
तो बस ये फाइनल होना चाहिए। यही तो जनतंत्र है। और जनतंत्र क्या है? अगर मुख्यमंत्री ने और शिक्षा मंत्री ने कह दिया भाई मैं अपने टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग कराने जाऊंगा, भेजना चाहता हूं, बस यहां खत्म हो जानी चाहिए थी बात। लेकिन यहां अजीब जनतंत्र है। सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं, सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं। एलजी साहब ने एक बार नहीं 2 बार ऑब्जेक्शन लगा के फाइल के ऊपर भेजा। अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ी देर में। 2 बार ऑब्जेक्शन लगा के भेजा। तो जब बार बार ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, एलजी साहब कह रहे हैं ना कि मैंने तो मना थोड़ी किया। जब 2 बार ऑब्जेक्शन लगाया, अब तीसरी बार भेजेंगे तो फिर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो इसका मतलब आपकी नीयत खराब है। एक बाबू क्या करता है? आप अपना लाइसेंस बनाने जाते हो, लाइसेंस बनाने वाला मना थोड़ी करता है, वो ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, फिर आप दलाल को पकड़ते हो। वो दलाल कहता है इतने पैसे दे दो, बाबू को अंदर पैसे दे दूंगा और वो अब फाइल क्लियर कर देगा। तो ये बार बार जो ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं, इसीलिए तो लगाए जा रहे हैं, नीयत खराब है, फिनलैंड टीचर्स को भेजने नहीं देना चाहते। आज मैं ये लेके आया हूं महोदय, बीजेपी वालों के कितने एमपीज ऐसे हैं, ये पूरी लिस्ट है, जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं। इनकी कभी इनके माँ बाप ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी? कितने एमपी ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं? इनके कितने एमएलए ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं? कभी इनके माँ बाप ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी? ये बच्चे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के, बीजेपी वालों के बच्चे, जिन जिन के बच्चे अभी विदेशों में पढ़ रहे हैं। मेरे को इससे कोई एतराज नहीं है, मैं किसी की शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, जिसको भगवान ने अच्छा दिया जिंदगी में, वो अपने बच्चों को भेजे, जरूर भेजे। अच्छी से अच्छी शिक्षा सबके बच्चों को मिलनी चाहिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि इन्होंने क्यों भेजा। मैं इसके विरोध में हूं कि अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो तो गरीबों के बच्चों की अच्छी शिक्षा के खिलाफ क्यों हो तुम लोग? अगर हम अपने बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो तुम रोकने वाले कौन होते हो? ये एक फ्यूडल माइंडसेट है। ये कई सौ साल पुराने जो हमारे देश में फ्यूडल माइंडसेट है ना, कि गरीबों को अच्छी शिक्षा, इस जात के लोगों को, उस जात के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। शिक्षा जो है इन ठेकेदारों की बपौती रहनी चाहिए। इसको तोड़ना है हम लोगों को। और मिल गई, लेकिन ये माइंडसेट अभी भी है कि गरीबों के इस देश कैसे जा सकते हैं। पढ़ो, एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्यों करा से अच्छी? ये सबको पता है, फिनलैंड पूरी दुनिया में शिक्षा में नंबर 1 है। हम तो भेजेंगे सर, दिल्ली के लोगों का पैसा है, टैक्स के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं, लोगों का पैसा। ये वो क्या कहते हैं, पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कौन है? एलजी कौन? एलजी कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे? सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ। मैं कई बार सोचता था अनपढ़ कैसे रह गया, इतना गरीब कैसे। सामने आ गया, नंगे हो गए ये लोग। इन लोगों ने हमारे बच्चों को, पावर नहीं है ये करने की। मैं भी आपको दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने, ये भाई 3 चीजें हैं। एक है पुलिस, पब्लिक,
इन तीनों चीजों को छोड़ के एलजी साहब के पास कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट 2018 ये ऑर्डर पास किया था, सुनाता हूं। इसमें लिखा हुआ है पैरा 284, अब तो सबको रट गया होगा पैरा भी, 80.17 पैरा। इसमें लिखा है इसकी हिंदी क्या हुई? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को स्वतंत्र देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने 2 बार लिखा, 475.20 में लिखा देयर इससे फालतू बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा भाई एलजी साहब के पास डिसीजन लेने की पावर नहीं है। मैंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, कोर्ट की अपनी राय हो सकती है। सर मेरे पास कुछ कहने को नहीं बचा था। इतने बड़े बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहता है, मैंने कहा सर आप जो ये कह रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून है इस देश का, सुप्रीम पावर्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। किया है। मैंने कहा जी 2 बार आपने वापस भेज दी फाइल, 2 बार आपने लिखा, क्या लिखा कि गाइडलाइंस का पालन किया, इससे क्या ऑब्जेक्टिव हासिल। आप मेरे हेडमास्टर थोड़ी हो, इतने तो मैं स्कूल में पढ़ाई में आया करता था क्लास में थ्रू आउट। पहली क्लास किया था मैंने, पहले 6th पोजीशन थी मेरी। मेरे मास्टरों ने आज तक मेरा होमवर्क ऐसे चेक नहीं किया जैसे एलजी साहब आज मेरी फाइलें लेके बैठ जाते हैं, स्पेलिंग गलत है। एलजी साहब से मैंने कहा सर आप कौन है? मेरे को तो जनता ने चुन के भेजा। कहते मेरे को अंग्रेज वाइसरॉय भेजते थे। बोले आपकी सरकार अच्छी नहीं चल रही, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपकी सरकार में ये अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, यू ब्लडी डेली वालाज। छोड़ दो हमारे हालात पे, हम अपनी दिल्ली चला लेंगे। कराओ। मैंने एलजी साहब से पूछा सर मेरे को वो धारा बता दो। सर ये जो आज मैं लेके आया हूं ना, ये सब लेके गया था मैं एलजी साहब के पास, ये सारी चीजें लेके गया था। मैंने कहा सर ये आपके सामने रखी है, अब मेरे को इसमें दिखा दो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑर्डर करने की पावर किस कानून के तहत है। कौन सा कानून, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको ये पावर देता है कि आप दिल्ली सरकार के किसी काम की कॉस्ट बेनिफिट मैं कराऊंगा। सोमनाथ ये सारे बताते हैं ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये लोग कराएंगे। आप कौन होते हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराने वाले? दिल्ली के अंदर चुनाव हार गए और उसके बाद अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आपके पास तो पावर नहीं है। मैंने उनसे पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। एल्डरमैन कैसे बना दिया आपने? बस पावर नहीं है तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, एमसीडी एक्ट तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, आपने 10 एल्डरमैन कैसे बना दिया? लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर शैल अपॉइंट 10 एल्डरमैन। तो मैंने उनको ये कोर्ट का ये 2019 में आया था सुप्रीम कोर्ट, वहां भी मंत्रियों की चलेगी, ये लिखा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा सर ये लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है तब भी हमारी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को मान और कुछ हो ना हो, एलजी साहब ने मेरे को वकील तो अच्छा बना दिया। इसमें साफ साफ नेशन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, सारी पावर मुख्यमंत्री की होगी। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर भी लिखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी लिखा है, तब भी सारी पावर दिल्ली सरकार की है। बोले कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, फिर मैं चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दे देते हूं। रोज सवेरे उठते हैं, इसको यहाँ का को भेज देते, चीफ सेक्रेटरी लागू करा देता है। हमारा अखबार में आ गया, इसको ये चल क्या रहा है? मैंने एलजी साहब से पूछा, मैंने कि चीफ सेक्रेटरी को सीधे मुख्यमंत्री मंत्री इनके थ्रू फाइलें क्यों नहीं जाती? ना तो वो संविधान मानने को तैयार हैं और ना वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मान। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर के एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 तारीख को आए थे। उसके 2 महीने पहले से सारे डॉक्टरों की तनख्वाह बंद करा दी, सारे मोहल्ला क्लिनिक के रेंट बंद करा दिए, सारे मोहल्ला क्लिनिक की बिजली हो गई, जल बोर्ड की सारी ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे थे,
उनकी रुक गई। डी के लिए जो बस मार्शल हमने लगा रखे हैं, उनकी तनख्वाह 3 महीने से बंद करा दी। मैंने सर बोला, मैंने कहा सर एलजी के ऑर्डर थे कि या तो ये सारी मेरी वजह से 104 सीट आई हैं, तो रुकवाई थी। बोले अब एलजी साहब मुख्यमंत्री को खुद कि अगला विधानसभा वो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को चल, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम लोगों की सेवा करने आए हैं। जरूरी है, लोगों की जिंदगी जरूरी है। लोगों को इतनी प्रताड़ना कर क्लिनिक बंद करा के, लोगों के पानी बंद करा के, लोगों की बिजली बंद करा के अगर आप चुनाव जीत, हम आपकी तरह इतनी गंदी हरकतें नहीं कर सकते। एक प्रश्न ये उठता है कि अगर चुनी हुई सरकार की कोई पावर ही नहीं है, तो इस देश की आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी थी? वाइसरॉय जाएगा और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आके बैठ जाएगी, लड़ी थी। तो अध्यक्ष महोदय, अपने सारे आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, संविधान को मजबूत करने के लिए सारे मिलकर वो कुर्बानी देंगे, लेकिन जनतंत्र को और देश की आजादी को इस तरह से हम खराब बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये जो सौरव का प्रश्न करता हूं, सेवा करेंगे, हम आपकी तरह नहीं गिर सकते। हमारे लोगों ने इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि इसलिए तो आजादी की लड़ाई, देश की आजादी को बरकरार, हम तो आजादी को बरकरार रखने के लिए, जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम प्रस्ताव है, मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन। अब श्री सौरभ भारद्वाज जी, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है।